नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा चीन और भारत के ऊपर में, ये दो विशाल और प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े रिश्तों के ऊपर में, और इस पूरे संदर्भ की चर्चा मेरा जो फोकस है वो ये होगा, जो अभी जो एक रिसेंटली बुक आई है श्याम सरन की, हाउ चाइना सीज इंडिया। श्याम सरन भारत के फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं और चाइना पे एक्सपर्ट माने जाते हैं। फिलहाल वो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में प्रोफेसर हैं। श्याम सरन की जो अंडरस्टैंडिंग है चाइना और भारत के रिश्तों के बारे में, और चाइना का खास करके राइजिंग चाइना का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन को, वो बेसिकली उनके जो पूरी आयाम जो है वो नेहरू और अमर सेन से थोड़ा मुझे अलग लगता है। वो दोनों का जो पक्ष है बिल्कुल पॉजिटिव लगता है, लेकिन श्याम सरन का जो मेन इम्फेसिस है, टाइटल है, उनका ये कहना है कि चीन अपने को ऐतिहासिक कारणों से और अपने कल्चरल आउटलुक के लेकर के वो अपने को मिडिल किंगडम समझता रहा है और अपने को कहता है कि जो हायरार्की उसमें हम सबसे सर्वशक्तिमान देश रहे हैं। यही पर्सपेक्टिव उसके इंटरनेशनल रिलेशंस में दिखाई पड़ता है। लेकिन श्याम सरन का कहना है कि ऐतिहासिक रूप से ये कतई सत्य नहीं कहा जा सकता। इतिहास को अगर आप उलट के देखें तो चीन भी बहुत ही शक्तिशाली कई बार देश रहे, वहाँ भी ऐसे शासक आए और हिंदुस्तान भी रहा है, लेकिन दोनों को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है। जैसे चीन में भी, जिसे एक जमाना था कि तिब्बत का चीन के कई हिस्सों पर कब्जा था, और ये जो मंचूरियन और मंगोल जो आए वो भी चीन पर कब्जा कराए। उसी तरह से हिंदुस्तान का भी अपना इतिहास रहा है। मुख्य बात यह है कि जो मैं असली बात आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहा हूं, वो श्याम सरन के पुस्तक के आधार पे जो मॉडर्न ये राइजिंग, जिसको चाइना को लगता है कि अब कोई रोक नहीं पाएगा, इसके पीछे रहस्य क्या है, इसको मेन जो असली मुद्दे पर आते हुए अगर आप मॉडर्न चाइना के इतिहास को देखें तो आपको उसको 3 किस्तों में बांट सकते हैं। वो चाइना जिसको कि जो सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन से ग्रसित रहा है, हफीम खा के वो चाइनीज पड़े रहते थे, और 4 शक्तिशाली देश अमेरिका और जर्मनी और फ्रांस और इंग्लैंड और रशिया, ये सब उसका नाजायज फायदा उठा रहा था। इसके लिए ओपियम वार्स हुए हैं। असली जो कहानी है, जो आज का जो चाइना है, उसका उदय माओ से तुंग के रिजीम से होता है। माओ 1949 में वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना करते हैं। सारे के सारे प्रॉपर्टी को उन्होंने स्टेट ऑनरशिप डिक्लेयर किया है। तो माओ का ये पूरे जो फाउंडेशन है आज के चाइना का, वो उनकी देन है। माओ के जमाने में एक और घटना घटी, वो आपको याद होगा 1972-71 में जो प्रेसिडेंट निक्सन और हेनरी किसिंजर, वो उनका अचानक बिना किसी को पता नहीं है वो जाके माओ से मिले हैं चाइना में, और कहते हैं, तारिक अली ने लिखा है, ये पूरा का पूरा काम जुल्फिकार अली भुट्टो ने करवाया था। तो उस समय अमेरिका ने की पॉलिसी में आई थी कि रसा को काउंटर करने के लिए, रसा के खिलाफ एक बड़ा गोलबंद तैयार करने के लिए उसने चाइना से दोस्ती कर लिया। उसका फायदा चाइना को हुआ। तो अमेरिका से जो उसकी दोस्ती का जो फायदा हुआ, उसकी शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन माओ के टाइम में 2-3 घटनाएं और घटी। उनका ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जब उन्होंने स्टालिन के पैटर्न पर पूरे प्रॉपर्टी को स्टेट ओन्ड में कर दिया, और जो कल्चरल रेवोल्यूशन था, कल्चरल रेवोल्यूशन जो उनके पार्टी के विरोध में जो लोग कहते थे, विरोध करते थे, उन्होंने मतलब ऐसा कोहराम मचाया कि उस सबको शांत कर दिया। इसमें बहुत बड़ी इनकी भर्त्सना होती है। तो मिला जुला करके वो माओ के डेथ के होने के बाद जो चाइना की जो स्थिति थी वो मजबूत तो थी ग्राउंड पर, लेकिन इकोनॉमिकली वो ज़्यादा वेल ऑफ नहीं था। इसको समझा डेंग जियाओपिंग ने। डेंग जियाओपिंग का जो फेज है मेनली 76 के बाद आता है, और 1978 में डेंग ने जो कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। सबसे पहले तो उसने क्या किया, पूरे के पूरे इकोनॉमी को, जो स्टेट ऑन इकोनॉमी था, उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दिया, लिबरलाइज कर दिया। और क्या किया, उसी के रिजीम में, डेंग जियांगपियाओ के रिजीम में ही 2001 में चाइना का जो WTO से इंटीग्रेशन हो जाता है। उसका नतीजा क्या हुआ, अगर आप पढ़ेंगे रिपोर्ट को, ये डेंग जियांगपियाओ के रिजीम में, डेंग के रिजीम में
8 ऑनवर्ड आप देखें 3 दशक में लगातार चीन का जो जीडीपी का जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में है। ये अप्रत्याशित है, ये पूरे दुनिया में इस तरह का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा कि किसी देश का, इतने बड़े विशाल देश का जीडीपी लगातार 3 दशक 30 साल वो डबल डिजिट में चले। और दूसरी तरफ उसका नतीजा जमीन पर क्या हुआ, 300 मिलियन लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन में थे उसको उसने ऊपर उठा के दिखा दिया। डेंग जिंगपियाओ के और भी कई इंपॉर्टेंट डिसीजन थे। आपको जानना चाहिए कि चीन में ये बहुत बड़ी शक्ति है, वो अपनी चीजों से सीखने का कोशिश करता है, इन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है। और इस संदर्भ में इस पीरियड की जानकारी, जैसे डेंग ने अपने इसको रिफॉर्म किया, उसने शिक्षा के क्षेत्र में सारे क्षेत्र में ओपन अप कर दिया। वो चाइनीज स्टूडेंट्स जापान में जा सकते, वो जापान, वो अमेरिका, ये सारे देश जो उसके दुश्मन हुआ करते थे वहीं इसकी चिंता थी ये डेंग की कि आखिर ये जापान कैसे इतना आगे बढ़ा। ये जो राष्ट्र आगे बढ़े, चाहे यूरोप के हों या एशिया के हों, उसका राज क्या है, उसका नतीजा उस समझ गया कि जो टेक्नोलॉजी में आगे है वही आगे बढ़ेगा। इसलिए उसने जापान से सीखा और अमेरिका से सीखा। और आज नतीजा क्या है ये देखिए, पूरी कहानी आज का अगर रिकॉर्ड आप उठाते हैं तो चीन न केवल इकोनॉमिकली पूरे दुनिया में नंबर 2 कंट्री माना जा रहा है नेक्स्ट टू अमेरिका, डिफेंस में वो अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में, और कई लोगों का तो ये कहना है कि कई क्षेत्र में चीन उनसे आगे है। ये तो डिफेंस की बात है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी की बात है उसने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। आज अगर कंप्यूटिंग का बात लें, आज अगर आप स्पेस की बात करें, आज अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो आज चाइना इस सारे मुल्कों से जिससे उसने सीखा उसको पीछे छोड़ करके आगे निकल चुका है। और जो उसका सारा का सारा जो चीजें सामने आ रही हैं, तो वो किसी तरह से भी किसी से कम नहीं है, किसी से आगे है। तो मैं देख रहा हूं कि चीन, डेंग ने जो किया, अपने इकोनॉमी को रिफॉर्म किया, अपने दुश्मनों से भी उसने सीखा जो इसके ऊपर अत्याचार किए थे, और इसका नतीजा क्या हुआ, उसका इकोनॉमी में दिन दुना रात चौगुना इजाफा होते गया। आज चीन का जो है, ऐसे चर्चाएं बहुत होती है, वेस्टर्न जर्नलिस्ट कहते हैं कि चीन बहुत चीज़ों को छुपाता है, ये करता है, लेकिन उसकी इकोनॉमी चैलेंजेस हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा। तो आज देख रहे हैं हम चीन की डिफेंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमी हो, ये इसका जो मजबूती का जो रिफ्लेक्शंस है। और देख लीजिए आप, इतना ही नहीं, जैसे जैसे उसका स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है, वो अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी, अब वो अमेरिका, सोवियत डिसइंटीग्रेशन के बाद कहा जा रहा था कि अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड है, अमेरिका का एक आधिपत्य चलेगा, कोई दूसरी शक्ति नहीं। लेकिन आज चाइना, लगता है कि हम लोग फिर से दूसरे कोल्ड वॉर के फेज में आ गए हैं कि अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है। और पूरे दुनिया में चीन ने और क्या किया, अमेरिका को कहा, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में जब पेरिस ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा था इन्वायरमेंट के ऊपर में, इकोलॉजी के ऊपर में, तो चीन ने जो कहा कि हम इसमें सारे दुनिया के लोगों के साथ हैं पर्यावरण पर कंट्रोल करने, जबकि डोनाल्ड ट्रंप भाग गए थे। जो चीन की जो एक सबसे बड़ी बात है, जो उसको इकोनॉमी में इतना जो इजाफा हुआ, उसका जो रिकॉग्निशन होने लगा, वो हुआ 2008 के बाद का जो इकोनॉमिक रिसेशन है। जब इकोनॉमिक रिसेशन में जो अमेरिका से शुरू हुआ, दुनिया के चारों तरफ छा गया था, पूरे दुनिया के लोग तबाह थे, चीन ने इसका बहुत फायदा उठाया। उसने अपने यहाँ जो अमेरिकन जो पैसे के ऊपर उसने जो वाउचर खरीदे थे या बाकी चीज बॉन्ड खरीदा था, उसको उसने डाइवर्स नहीं किया, उसने डिकोग्राइज नहीं किया, उसने अपनी क्रेडिटी बढ़ाने के लिए इतना भी किया, और उससे एक स्टेप आगे बढ़ करके उसने तकरीबन 6 मिलियन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उसने पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को बचाने के लिए दे दिया कि हम चाइनीज को। तो इससे हुआ कि लोगों को चाइनीज मार्केट के बारे में, चाइनीज करेंसी के बारे में और चाइनीज सिस्टम के बारे में एक क्रेडिबिलिटी, एक जो कहते हैं इज्जत बढ़ गया। और तब से 2008 ऑनवर्ड, अगर आप देखेंगे 2008 ऑनवर्ड, जो चीन का जो ग्राफ है उस सारे क्षेत्र में बहुत ही डोमिनेट नजर आ रहा है। आज दुनिया के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे अमेरिका का काउंटर, वो सारे इंटरनेशनल एजेंसी खोज रहा है। कहते हैं कि WTO में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी ये। और उसका नतीजा क्या है कि एक जमाने में जो चाइना
एकदम सतर्क रहता था, आज वो डेंग जियांगपियाओ के बाद जो तीसरे व्यक्ति आए हैं शी जिनपिंग, वो तो विकराल रूप धारण कर लिए हैं। तो असली जो मुद्दा है कि हम जिस तरह से चाइना का जो हम विकराल रूप देख रहे हैं, एक जमाना था कि एक चाइनीज स्कॉलर ने कहा था कि हम जितना सैनिक भेज करके हिंदुस्तान को 1962 में पराजित नहीं किए, वो बिना एक व्यक्ति, बिना एक सोल्जर को भेजे हुए पूरे चीन पर कब्जा कर लिया। उसका इशारा बुद्धिज्म के ऊपर में था। तो वो चीन, तो ये जो नेगेटिव एटीट्यूड है जो मैं बता रहा हूं, वो जिसके बारे में शाम शरण कहते हैं कि बुद्धिज्म को भी वो नेगेटिव एटीट्यूड से देखता था। और इस तरह से बुद्धिज्म, उसने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो ये जो एक नया तस्वीर समझ के सामने आ रहा है कि हमेशा वो हिंदुस्तान के बारे में वो कहता था क्या कि इंडिया जो है इसका इंडिपेंडेंस का कुछ मतलब नहीं है, ये तो कॉलोनियल पावर रहा है और इंपीरियलिस्ट का एजेंट है। और वो चाहे एक घटना के बारे में बताता है कि तिब्बत के बारे में, कि जब वो मिला है चौवन लाई जवाहरलाल नेहरू से, तो जब उसने इंदिरा गांधी को तिब्बतन ड्रेस में देखा तो उसको डाउट हो गया कि जरूर तिब्बत के ऊपर इसकी नजर है। और ये यही कारण बना कि जब दलाई लामा भाग के आते हैं हिंदुस्तान में, तो इनका शाम शरण का कहना है कि दलाई लामा को जो हमने आश्रय दिया, ये सबसे बड़ा कारण था 1962 में चढ़ाई करने का। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जब चीन बड़ा शक्ति बन के उभर रहा है, तो क्या इसका असर होगा? जो उसका असर है कि हम जो चाइना का ड्रीम है, क्या वो सर्वशक्तिशाली देश बन के दुनिया में उभरेगा, अमेरिका को पिछाड़ का अमेरिका की तरह बनेगा? शाम शरण का कहना है कि एकदम संभव नहीं है। आज की दुनिया में हिंदुस्तान भी उभर रहा है। अभी जर्मनी यूरोप का सबसे ज्यादा ताकतवर कंट्री बन के उभर रहा है, अमेरिका भी अभी पीछे। तो जो माहौल बन रहा है उसमें कोई एक कंट्री, चीन अगर ये सोच रहा है, ये उसकी गलतफहमी है। तो चीन से निपटने के लिए हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? शाम शरण का कहना है कि आपको भी सीख लेना चाहिए चीन से, कि आपको भी आप अपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करिए। अब बाहर से जो चीज आपको मिल रहा है उससे परहेज मत कीजिए। और इसीलिए मैं इस बात को इसलिए लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, जो आज का माहौल है कि, और श्याम शरण इस बात को कहते हैं कि जिस तरह का जो राष्ट्रवाद और उस तरह का जो की बातें हो रही है, वो हिंदुस्तान के लिए मतलब फेवरेबल कंडीशन पैदा नहीं करेगा। अगर हम अपना जो प्लुरलिस्टिक अप्रोच है, जिस तरह से पहले जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हुआ करता था, अब प्लुरलिज्म की बात होती थी, सबकी एक्सेप्टेबिलिटी होती थी, और हम अपने एक अपने इंडिया के बारे में ओपन इंडिया का जो प्लूरल इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया का जो परसेप्टिव था, उसको अगर हम मेंटेन करते हैं तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम चाइना का मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इन्हीं चंद बिंदुओं के साथ जो मैंने प्रकाश डाला है, इसी को मतलब मेरा निष्कर्ष यही है कि अगर आप श्याम शरण की बात को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बाकी के जो पर्सपेक्टिव है उससे बिल्कुल पर्सपेक्टिव है। तो इन्हीं चंद बातों के साथ आज हम यहीं रुकते हैं। कल हम मिलेंगे किसी और मुद्दे पर।